डे 32 टॉपिक का नाम है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ओओपी। क्योंकि हमारे ओओपी के अंदर मल्टीपल पिलर्स होते हैं, पिलर्स का मतलब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इसलिए उन्हें शॉर्ट में उप्स बोला जाता है। राइट, ये क्लियर है? हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं हमारे। ठीक है, इसको क्या इशू हो रहा है? एक मिनट रुकना गाइस। अगर मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं, और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि इफ सी इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो यहां पर आंसर है सी इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को सेंटर में रख के प्रोग्रामिंग करते हैं। क्या करते हैं? इसीलिए वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर मैंने रिमोट बनाया टीवी का। ठीक है, तो ये जो टीवी का रिमोट है, अब बस इसके जो सारे बटन्स हैं वो इस टीवी में पाए, ये इस रिमोट के साथ अटैच है ना। इस इसका काम ऑन ऑफ करना है, इसका काम म्यूट करना है। ये डायरेक्ट यूट्यूब ओपन कर देगा, प्राइम नेटफ्लिक्स ओपन कर देगा, होम टैब ओके, लेफ्ट राइट, ये सारे हैं। ठीक है भाई, रिमोट तो ये काम नहीं करता, काम तो बटन्स करते हैं। मैं ऐसा भी कर सकता था कि आपको मैं ये एक थैले में ये बटन्स भर के दे देता कि ये लो, इन्हें चला लो। आप 40-50 बटन्स लेके कहाँ घूमते रहते? कभी कोई बटन खो जाता, कभी कोई बटन खो जाता। तो इन सब बटन्स का अपना अपना एक पर्पस है, इन सब बटन्स का एक अपना अपना फंक्शंस है। क्या है? और क्योंकि ये सारे फंक्शंस आपके बाइंड हो रखे हैं इस रिमोट से, इसलिए ये बन जाते हैं एक ऑब्जेक्ट। क्या बन जाता है? ये रिमोट एक क्या है विजिता मैम? एक ऑब्जेक्ट है। और इस रिमोट को माइंड में रख के ये फंक्शंस बनाए गए हैं। इस रिमोट को माइंड में रख के ये सोचा गया है, टीवी को माइंड में रख के सोचा गया है कि यहाँ ऑन ऑफ का बटन देंगे। तो ये जितने भी बटन्स हैं, ये सब बटन्स अपने आप में फंक्शंस हैं, इन सब का अपना अलग अलग काम है। अगर इस पे मैं लाल कलर कर दूं और ये वाला लगा दूं तो इसका काम नहीं बदल जाएगा, इसका काम वन ही प्रेस करना रहेगा। अगर इसके कलर को मिटा करके यहाँ मैं प्राइम वीडियो लिख दूं तो ये प्राइम वीडियो ओपन नहीं कर देगा। ठीक है, नाम से कुछ नहीं होता, उस नाम के अंदर कोड क्या चल रहा है उससे पता होता है हमें। ये बात क्लियर है? तो विजिता मैम, ये जितने भी बटन्स है इनको फंक्शंस बोला जाता है। ईशा, क्या बोला जाता है? फंक्शंस। अरे गाइस, क्लियर है कि नहीं है? फंक्शन। जी सर। और हम जो कोडिंग कर रहे हैं वो इस रिमोट को सेंटर में रख के कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिमोट सेंट्रिक कोडिंग हो रही है। क्योंकि रिमोट एक अपने आप में ऑब्जेक्ट है, इसीलिए जो फाइनल प्रोग्रामिंग बनता है वो बनता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कि अब जो हम प्रोग्राम लिखेंगे वो ऑब्जेक्ट को सेंटर में मान के प्रोग्राम लिखेंगे। तो ये रिमोट अपने आप में एक क्या माना गया अब्बास? एक ऑब्जेक्ट माना गया। और अब हम एक रिमोट अगर हम बना रहे हैं, हम जानते हैं कि रिमोट कुछ नहीं है, एक प्लास्टिक का स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर के अंदर उसके कैपेबिलिटीज उसके बटन से आते हैं। रिमोट कैसा भी, लाल पीला हरा नीला कुछ भी कलर हो सकता है, फीचर्स उसके बटन से आते हैं। तो यहां पर भी हम एक फाइनल, अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है तो उस सॉफ्टवेयर को एक ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। सॉफ्टवेयर को क्या मान लिया जाता है? उस सॉफ्टवेयर को ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है, और उस ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन, उस ऑब्जेक्ट के अराउंड, उस ऑब्जेक्ट सेंट्रिक जो हम अप्रोच फॉलो करते हैं उसी को बोला जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कि ऑब्जेक्ट को सेंटर में मान के हम कोड लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को मेन पर्सन मान करके हम कोड लिखेंगे। तो यहां पर ये रिमोट जो है वो एक अपने आप में ऑब्जेक्ट है। तो सी जो है वो हमारा जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो काम करता है, जिसे हम जीपीएन, यहाँ पर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हमारा मेन पर्पस होता है कि ये बस फंक्शनल अप्रोच पे काम करता है। किस पे काम करता है? यहाँ पर हमारा फंक्शनल प्रोसेस पे यहाँ पर रहता है। फंक्शनल प्रोसेस का मतलब है विजिता मैम कि ये मैंने आपको 40-50 बटन्स दे दिए हैं अलग से और बोला है कि आप इनको यूज कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल,
कल को ओके बटन काम नहीं कर रहा है तो आप मार्केट में गए, आपने बोला भाई मुझे ओके बटन देना, जरा इस MI टीवी का ओके बटन दे दो मुझे, और उस बंदे ने ओके बटन आपको दे दिया और आपने इसमें चिपका दिया और वो काम कर रहा है। तो ऐसा तो होता नहीं है, आपको प्रॉपर रिमोट सबमिट करना रहता है, उसके बाद वो उसको ठीक करके देता है, राइट। तो जो मेरा जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें फंक्शंस बनते हैं, उसमें ये अलग अलग बटन्स अलग अलग काम करते हैं और ये फैले रहते हैं अलग अलग जगह पर। लेकिन इन सबको मुझे बाइंड करके एक बढ़िया सा एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वहां पर मुझे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये जो फंक्शनल प्रोसीजर है, इसे बनाने के लिए क्या यूज करते थे? डेफ, पाइथन में डेफ यूज करते थे, फंक्शन यूज करते थे। तो ऐसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को बनाने के लिए यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा उसे क्लास कॉन्सेप्ट कहेंगे, ठीक है। हम सारे फंक्शंस को मिला करके एक क्लास बनाएंगे और वो क्लास रिमोट नाम से जाना जाएगा। हम सारे ऑब्जेक्ट्स को, हम सारे फंक्शंस को मिला करके एक क्लास बनाएंगे, वो क्लास टीवी नाम से जाना जा सकता है। अगर मुझे एक गाड़ी बनानी है तो गाड़ी बनाने के लिए ये मैं एक ही बंदे को जिम्मेदारी दे सकता हूँ कि वो गाड़ी बनाए, या मैं अलग अलग बंदे को अलग अलग टास्क दे सकता हूँ। जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो इसका स्ट्रक्चर बनाएगा। बताइए, बताओ भाई। देखो, इस कॉन्सेप्ट को थ्योरेटिकल भी समझना है और इसे कोड से समझना है। बंदे पूरा प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को डिफाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी डेफिनेशन होता है इसका, राइट। अगर मुझे एक गाड़ी बनानी है तो ये गाड़ी अलग अलग बंदे बनाते हैं, या तो मैं एक ही बंदे को जिम्मेदारी दे सकता हूँ। इंजन मान लेते हैं यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहा है, यहाँ पर डिजाइन देने का काम जो है किसी और इंजीनियर ने यहाँ पर किया। डिजाइनिंग का काम हो सकता है आपका कोई UI UX डिजाइनर हो, या कोई आपका जो आपका कैड आर्टिस्ट होता है उसके बेसिस पर वो काम कर सकता है। इन सब ने अपना अपना टास्क किया और इन सबको फाइनली असेंबल कर दिया गया, इन सबको जोड़ दिया गया। लेकिन सब जब ये डिजाइन बना रहे थे तो सबके माइंड में एक चीज क्लियर थी कि हम ये व्हील्स बना रहे हैं इस गाड़ी को माइंड में रख के। ये भी जो यहाँ पर इंजन डिजाइन कर रहे थे, इनके माइंड में ये नहीं था कि हम एरोप्लेन के लिए इंजन बना रहे हैं, इनके माइंड में था कि ये जो इंजन बना रहे हैं गाड़ी के लिए बना रहे हैं। तो सेंट्रिक अप्रोच किसका था? कार। तो कार क्या माना गया? ऑब्जेक्ट। और इंजन क्या माना गया? उसका फंक्शन माना गया। जब सारे बंदे अलग अलग अपना अपना फंक्शन बना लेंगे और उन सबको जब जोड़ दिया जाएगा एक स्ट्रक्चर के अंदर, तो वही बनाया यहाँ पर बन जाता है एक ऑब्जेक्ट, और उसी ऑब्जेक्ट को कोडिंग लैंग्वेज में कहा जाता है क्लास, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या ये बात क्लियर है? विजिता मैम, यहाँ तक समझ में आया? विजिता मैम ही नहीं है, अरे मुर्जा भाई आपको क्लियर है? ईशा, ईशा कोई कंफ्यूजन इसमें? मुर्जा भाई, अरे कनेक्ट नो कैसे बैठे हैं? ठीक है। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर काम करना है तो इसको सीखने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फीचर्स हैं, और वो प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स और फीचर्स और बिहेवियर्स एक से ज्यादा हैं, ठीक है। और इन फीचर्स, बिहेवियर्स और कॉन्सेप्ट्स को पिलर्स बोला जाता है। क्या कहा जाता है? पिलर्स। इसीलिए जब भी हम प्रोग्रामिंग में ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो इसे OOP ना बोल करके इसे OPS बोला जाता है, उप्स बोला जाता है। उप्स इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं। उप्स इज नथिंग, जस्ट an advanced way of writing a codes. In previous version we were using the traditional approach. Traditional approach means हम अलग अलग functions बनाते थे। C is not object oriented programming, that is the reason developer came with C++। C++ का मतलब ही है C का एडवांस वर्जन। C का एडवांस वर्जन का मतलब ही है C का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाला वर्जन। उसमें उप्स कॉन्सेप्ट है, C में उप्स कॉन्सेप्ट नहीं है। जावा में उप्स कॉन्सेप्ट है, PHP में उप्स कॉन्सेप्ट है, इवन मार्केट में। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब डेवलपमेंट में यूज होता है। मार्केट, हाँ, मार्केट में 95% या 98% से ज्यादा अब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनती है वो सब OOP कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। वो सारे के सारे क्या करते हैं? आपके OOP कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। यहां पर आप गूगल पर आइए, यहां पर मैंने सीधा बोला लिस्ट ऑफ, या गूगल छोड़ो, अब गूगल नहीं, अब GPT पे आते हैं। यहां पर हमने बोला गिव टेबुलर मैट्रिक्स ऑफ
ओपी और विदाउट ओपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलप्ड ईयर या इन्वेंटेड ईयर। ठीक है, ये क्लियर है भाई? तो यहां पर मेरे को ये बढ़िया सा टेबुलर मैट्रिक्स देगा। ओपी सपोर्ट करता है? नहीं। प्रोसीजरल लेवल इसे यहां पर बोला जाता है। ये सारे क्या है आपके? ओपी को सपोर्ट नहीं करते। और यहां पर सारे क्या आ रहे हैं? आप ओपी सपोर्ट वाले आ रहे हैं। अरे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बताइए। जावा यस, सी प्लस प्लस यस, पाइथन यस, रूबी यस, यहां पर आपका स्विफ्ट यस, और भी लैंग्वेजेस आपके पीएचपी यस। ये क्लियर है? ये सारे मेरे आपके जो प्रीवियस थे, और ये सब फंडामेंटल लैंग्वेजेस कहे जाते हैं। इनकी मार्केट में अभी भी डिमांड है, ऐसा नहीं है कि ये सब की डिमांड नहीं है, लेकिन ये आपके ओओपी फीचर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उनके कुछ अलग अलग वेरिएंट्स आए हैं जिन्होंने बाद में थोड़ा सा सपोर्ट किया, वो अलग चीज है। बट इनिशियली अगर मैं बोलूं तो सी आपका प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसे आपका जनरल पर्पस यहाँ पर जो है उसके लिए हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और पाइथन जो है हमारा आपका मल्टी पैराडाइम है। मल्टी पैराडाइम का मीन्स अलग जितने भी जनरल पर्पस कॉन्सेप्ट होते हैं सारे सपोर्ट करता है, और उप्स के सारे पिलर्स को सपोर्ट करता है। रूबी लैंग्वेज प्योर ओओपी बेस्ड है आपका। ऐसे ही आप ये पूरा मैट्रिक्स आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? तो हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट बाकी लैंग्वेजेस को सीखना तो नहीं है, हम यहाँ क्या सीख रहे हैं? पाइथन। और हम पाइथन में देखेंगे ओओपी क्या होता है और उसके कितने काम के पिलर्स होते हैं और उनका क्या यूज है। ठीक है, बताओ भाई अब्बास, उप्स के पिलर्स बताओ, मेन बताओ, मेन चार जो होते हैं। क्लास तो आप ठीक है, देखिए उप्स के जो मेन चार पिलर हैं उनका नाम है एब्स्ट्रैक्शन। और इसका जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस में ही बताओ, ये आगे पीछे चलता है। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। आप जो क्लास बता रहे हो, मेथड्स बता रहे हो, वो सब आगे है फर्दर। ठीक है, मेन चार यही है आपके, 4 पिलर्स ऑफ उप्स। अब आप सोचोगे यार ये फिर ये क्या, ये उप्स आ गए? ये कुछ नहीं है गाइस, ये ओओपी के कोड लिखने के 4 डिफरेंट तरीके हैं। फंक्शन में तो बस फंक्शन बनाना, डेफ, काम खत्म। लेकिन क्लास, क्योंकि फंक्शन के आगे जब हम पहुंच जाते हैं उसे क्लास कहते हैं। हमने सबसे पहले सीखा बेसिक प्रोग्रामिंग। बेसिक प्रोग्रामिंग में हमने क्या सीखा? कंडीशनल प्रोग्रामिंग सीखा, इफ सीखा, एल सीखा, यस या नो, लूप सीखा, हमने यही सीखा ना, डेटा टाइप सीखे। और इन सबको मिला जुला के हमने क्या बनाया? एक फंक्शन में हमने इन सबको पास कर दिया, और यही हमारा क्या बना? फंक्शनल प्रोग्रामिंग। यस या नो? क्योंकि भाई यही कोड बार बार लिखना रहता था, तो इन सबको एक फंक्शन में पास कर दिया। अब फंक्शन भी बार बार लिखना रहता है तो उसको मॉड्यूल बना लेते हैं, बट मॉड्यूल बनाने का जेन्युइन तरीका होता है, उसे कहते हैं क्लास कॉन्सेप्ट। पाइथन में क्लास कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ओओपी फीचर को अचीव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओओपी को अचीव कर सकते हैं। ओओपी का मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को अचीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाए अपना? तो वो क्लास कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाया जाता है। तो बेसिक सा चीज है कि जितना फंक्शन आपने सीखा उसको बस एक क्लास के अंदर लिख दो। क्लास का मतलब एक बड़ा सा रूम दे दो कि ये रूम इन सारे फंक्शन के लिए बिलोंग करता है, ये वाला रूम इन सारे फंक्शन को बिलोंग करता है। तो क्लास क्या है? तो क्लास जस्ट एक मेरा ब्लूप्रिंट है। क्लास जस्ट एक मेरा स्ट्रक्चर है कि मेरा सॉफ्टवेयर या मेरा ऑब्जेक्ट कैसा होगा। तो क्लास क्या है यहां पर? मेरा ब्लूप्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर, और जस्ट अ आइडिया और जस्ट अ स्ट्रक्चर ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स लुक लाइक, ऐसा आप यहां पर कह सकते हैं। अरे गाइस क्लियर है कि नहीं है? जीपीटी पे हमने यहां पर पेस्ट मारा तो यहां पर इसी की बात हो रही थी। इट जस्ट अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट। हम क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। मेन यही है, बाकी आपका कहानी है और कुछ नहीं है। ठीक है, मेन आपको इतना ही ध्यान रखना है, क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। ये सब क्या है? मेथड्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स, ये सब तब बोल पाओगे जब पहले इस चीज को समझ लोगे। अभी क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो ये रटना पड़ेगा, ये रटना नहीं है हमें। इन शॉर्ट, क्लास इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ ऑब्जेक्ट्स लुक लाइक। ये आप यहां पर कह सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसे दिखता है। क्या मेरा रिमोट यहां पर इस तरीके का दिखेगा,
तो ये मेरा क्लास कॉन्सेप्ट के थ्रू होगा। ये सब सॉफ्टवेयर बनाने के तरीके हैं, वेबसाइट बनाने के तरीके हैं, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट यहां तक क्लियर है? तो बेसिक सा चीज की फंक्शन को इस क्लास के अंदर पास कर दो, बन गया हमारा। और यही क्लास आगे जाकर के क्या बन जाता है? मॉड्यूल्स। यही आगे जाकर के क्या बन जाते हैं? यही आगे जाकर के क्या बन जाते हैं? है ना। और यही आगे जाकर के फाइनली क्या बन जाता है आपका? सॉफ्टवेयर, जब इन सबको फाइनली कंपाइल कर दिया जाता है। क्यों भाई अब्बास? ये हमारा पूरा अप्रोच होता है। एक सॉफ्टवेयर बनने के लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए जब आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो उसका एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड करते हैं विंडोज में, यस या नो? और उस एग्जीक्यूटेबल फाइल में कुछ नहीं होता, वो एक्सपेंड होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, और इसमें मल्टीपल सोर्सेस ऑफ फाइल्स होते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर को खराब करना हो, एक जाकर के उसका फाइल चेंज कर दो, पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा। पुराने टाइम के विंडोज क्रैश हो जाते थे, गलती से एक आध फाइल मिस हो जाती थी। अब के विंडोज एप्लीकेशन होते हैं कि ये जब इंस्टॉल हो रहा होता है तभी वाईफाई और इंटरनेट का कनेक्शन मांग लेता है। क्यों मांग लेता है? इनकेस एक आध फाइल अगर मिस हो रहा है, आपने विंडोज लगाया, पायरेटेड ही लगाया इंस्टॉलेशन पे, एक आध फाइल अगर मिस हो रहा है तो ये ऑनलाइन उसे क्या कर लेगा? फेच कर लेगा। ये ऑटोमेटिकली उसमें कोड रहता है, उसे क्रिएट कर लेगा। बेसिक फाइल, ऐसा नहीं है पूरा सॉफ्टवेयर ही क्रिएट कर लेगा, बेसिक छोटे छोटे जो फाइल्स होते हैं। अगर मुझे किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैश करना है तो यहां पर आप सी ड्राइव में जा सकते हैं। सी ड्राइव पूरा डिवोट किया जाता है सॉफ्टवेयर के लिए, ये बात पता है आपको। आप जो भी फाइल इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ प्रोग्राम फाइल्स में आपको मिलता है, राइट। प्रोग्राम फाइल्स में आकर के मैं इस फोल्डर को अगर हटा दूं तो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर खत्म, नहीं चल पाएगा। अगर यहां पर आकर के मैं माइस्क्यूएल को हटा दूं तो मेरा माइस्क्यूएल यहां पर नहीं काम कर पाएगा। एक फाइल, ये तो पूरा फोल्डर तो बहुत बड़ी बात है। एक फाइल हटा देंगे, देखो क्या है ना कि जरूरी नहीं है कि एक फाइल से पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बंदे को चोट लग जाती है तो जरूरी थोड़ा ना कि वो पूरा बंदा ही डेड हो जाएगा। या रिमोट में एक बटन काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब थोड़ा ना कि रिमोट खराब हो गया पूरा, ठोक पीट के बाकी बटन काम चल जाते हैं। यही तो फायदा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में यही इशू था। फंक्शनल प्रोग्रामिंग में एक क्रैश पूरा सिस्टम क्रैश, क्योंकि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट है। यहाँ इंडिपेंडेंट है, एक क्लास बना दो और उसके अलग अलग फंक्शंस बना दो, और कोई काम कर रहा है कोई काम नहीं कर रहा है, डजेंट मैटर। हम अपने अकॉर्डिंग जरूरत पड़ने पर उन्हें यूज करेंगे। भाई ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ये बटन नहीं काम कर रहा, होता है कभी रिमोट में, लेकिन इसका मतलब थोड़ा ना कि ये भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। हम चाहें तो डिपेंडेंट बना सकते हैं बट इंडिपेंडेंट है। जैसे ये पावर ऑफ अगर काम ही नहीं कर रहा है, ऑन ही नहीं होगा रिमोट, तो ये सब बटन क्या करेंगे फिर? ये तो रखे रह जाएंगे। तो वो डिपेंडेंसी हम बना सकते हैं। क्लियर है? तो जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझना, ये रिमोट एग्जांपल ध्यान रखना, अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है हमें। ये क्लियर है गाइस? तो यहां तक का पूरा सॉफ्टवेयर का ये आपका जर्नी रहता है। अब हमें तो सॉफ्टवेयर की जर्नी पे नहीं जाना है, यहां से हम आगे निकल सकते हैं डेवलपमेंट फील्ड में, लेकिन यहां से हमें यूटर्न ले लेना है डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस के फील्ड में। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहीं तक रहेगा बस, ठीक है। ऑल्दो ये हम सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये कि क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का, कि वो ऑब्जेक्ट दिखेगा कैसा, जस्ट अ ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स लुक लाइक और व्हाट एग्जैक्टली द फीचर्स एंड बिहेवियर्स। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पाइथन में एक वर्ड यूज करते हैं जिसे क्या कहते हैं? क्लास। और क्लास लिखता हूं तो ये डार्क ग्रीन कलर में जुपिटर में हाईलाइट होता है, क्योंकि ये एक मेरा स्टेटमेंट है, ये एक पाइथन का फिक्स्ड कीवर्ड्स का पार्ट है। यहां पर मैं हेल्प में गया और यहां मैंने कीवर्ड्स लिखा, ये हमने पढ़ा था ना। और ऑलमोस्ट आप ऑलमोस्ट, क्योंकि लास्ट टॉपिक पर हम चल रहे हैं, और ये मैंने बोला ये दोनों आपके डेवलपमेंट में आ जाते हैं। ये यहाँ इनका यूज नहीं है, असिंक का वेट का। असर्ट में सिखा सकता हूँ, असर्ट यहाँ यूज हो सकता है, लेकिन बाकी हम सब पढ़ चुके हैं। देख लो एक बार, सब हमने देख लिया है, सब पढ़ लिया है। और ये मैंने बोला भी था डे 1 पे, जिस दिन ये सब हो जाएगा उस दिन पाइथन क्लोजिंग चल रहा होगा हमारा। सब पता है, विद का यूज भी देखा फाइल हैंडलिंग में, वाइल पता है, ट्राई, रिटर्न, रेस, पास और ग्लोबल, इफ, इंपोर्ट, इज इन, लैम्डा। ये दिखने में बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये सारे हैवी कॉन्सेप्ट थे, सब आपने देखा। नॉन लोकल जो हमने स्कोप वाले में पढ़ा था, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है भाई। तो इसी में देखिए क्या घूम रहा है हमारा,
क्लास वर्ड भी घूम रहा है। तो क्लास होता क्या है? क्लास का मतलब है कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना, और वो ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होगा अपना डिसीजन लेने के लिए। तो बात रिमोट की चल रही है ना, तो क्लास रिमोट बनाते हैं। जैसे फंक्शन बनाते हैं ना डेफ लिख करके, फंक्शन का नाम एबीसी लिखा, यहाँ पर ए लिखा, और यहाँ पर क्या बोल दिया हमने, ये रिटर्न कर देगा क्या, हेलो को, और यहाँ पर ए को कॉल किया तो क्या मैसेज आ रहा है, हेलो। इतना छोटा सा कोड था। सेम यही काम क्लास में होता है। और क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि क्लास के अंदर कुछ नहीं होता, क्लास के अंदर बस फंक्शंस होते हैं, मल्टीपल फंक्शंस, तो वही काम करेंगे। तो क्लास के बगल में, जैसे डेफ के बगल में डिफाइन करते वक्त कोई भी नाम दे रहे थे लोअर केस में, ऐसी क्लास में नाम देंगे लेकिन वो अपर केस में होगा। या तो एंटायर अपर केस दे दो, या पहला कैपिटल लेटर अपर केस पे दे दो, जिसे कैपिटलाइज बोलेंगे। ये फीचर है, ये लिखने का तरीका है, इसे सिंटेक्स कहते हैं। आप नहीं लिखोगे तो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर नहीं है, लेकिन सामने वाला समझ जाएगा कि बंदे को आइडिया नहीं है कि ये कोड कैसे लिखा जाता है। तो हम रिमोट की बात कर रहे हैं, तो रिमोट ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। लेकिन अब्बास ये हमने ज्यादातर पता है कहाँ रखा हुआ है, ये हमने लाइब्रेरीज के लिए छोड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, पूरा कैफ हमें पैकेजेस और लाइब्रेरीज को देना, तो उधर मॉड्यूल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यहां भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ रिकमेंडेड ये है, पहला लेटर अपर आपका कैपिटलाइज, और अगर बड़ा नाम है तो आपका जैसे MI का है तो रिमोट अंडरस्कोर MI, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, जिसे प्रॉपर केस कहा जाता है हमारा, कैमल केस हम यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। ये हमने रिमोट लिख लिया। फंक्शन के बगल में जैसे ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते, वो आगे बताऊंगा कब लगाते हैं, अभी फिलहाल ब्रैकेट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे यहाँ कॉलन लगता है, वहां यहाँ पर भी क्या लगता है, कॉलन लगता है। फंक्शन के अंदर बेसिक प्रोग्रामिंग होता है, क्लास के अंदर फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता है, बस यही तो सीखना है। इस क्लास के अंदर क्या नाम दिया मैंने, रिमोट। और रिमोट के अंदर क्या क्या फीचर होते हैं बस बता दो, उन्हीं फीचर को फंक्शंस बोला जाता है। इस रिमोट के अंदर क्या क्या फीचर है, और जो भी फीचर बनाएंगे वो फंक्शन के नाम से होगा। पहला फीचर है कि ये एक ऑन ऑफ नाम से इनके पास बटन है, ऐसे हो सकता है। और जब भी फंक्शन बनाएंगे वो कैपिटल नहीं होगा, क्योंकि कैपिटल वर्ड किसके लिए रखा है, क्लास के लिए। ऑन ऑफ नाम से फंक्शन बनाया, ये क्लियर है। और यहां पर एक मैसेज हमने क्या दे दिया, टीवी, वो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेते हैं, एक काम कर देते हैं, टीवी ऑन स्लैश ऑफ कर देते हैं, ठीक है। अभी उतना नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारा बेसिक चीज हमें शो करना है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा कैपिटल में लिखेंगे, ये जस्ट ऐसे ही मैंने मैसेज लिखा है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन कौन है भाई, ऐसे कैसे चलेगा भाई, मुर्जा अकेला है। पता है पूरे पाइथन की जान है ये, प्रोग्रामिंग की जान है। आप अच्छा डेवलपर यहीं से बनते हैं, अभी तक तो आपने बेस था, अब यहां से आप एक अच्छा डेवलपर बन सकते हैं, क्योंकि अगर क्लास लेवल का कोड लिखना आ गया तो फिर आप किसी भी डेवलपमेंट में निकल सकते हैं, क्योंकि यहीं से डीएसए स्टार्ट होता है। फिर डीएसए का बेस ही यही है, आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे नहीं जा सकते भाई, सारा कोड क्लास कॉन्सेप्ट पे लिखते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला बटन। बटन्स को फीचर्स बोला जाता है, क्या कहा जाता है इन्हें, और प्रोग्रामिंग में इन्हें मेथड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइस, मेथड्स बोला जाता है, फीचर्स और मेथड्स। इसी को हमने क्या नाम से जाना था, फंक्शन के नाम से जाना था, बट यहाँ इसे फंक्शन नहीं कहेंगे, बताऊंगा, बट अभी फिलहाल फंक्शन कह रहा हूं, बट नहीं कहेंगे, ये भी बताऊंगा। दूसरा फीचर क्या हो सकता है, म्यूट हो सकता है, वेरी गुड। ठीक, एक और रख सकते हैं, चेंज चैनल, राइट। ये छोटा सा मैसेज है, ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेंगे। और बताओ, ये काम करते हैं ना, इसको थोड़ा इजी कर देते हैं, है ना भाई। टीवी ऑन अलग रख दिया, और क्यों उतना ज्यादा अभी एडवांस बना है, अभी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमने कितने फीचर दिए बस इसमें, 4। और बताओ,
वॉल्यूम अप सीधा, ठीक है। और फाइनली वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम डाउन, डाउन में क्या, ठीक है। और फाइनली कुछ होगा, बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो एक हमने क्लास बनाया, उस क्लास का क्या नाम है, रिमोट। एक्चुअली जब भी हम पाइथन में कोई ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो ये रिमोट एक्चुअली में ऑब्जेक्ट है। बट ऑब्जेक्ट बनाए कैसे, शुरुआत कैसे करें, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे ये क्लास कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। पाइथन में हर एक चीज को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अब आप कहोगे ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ऑब्जेक्ट मतलब एक डेटा। और कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उस डेटा का, उसका खुद का क्या होता है, हर टाइप होता है। जैसे यहां पर मैंने बोला भाई a इज इक्वल्स टू 34। तो यहां पर इसका टाइप क्या है, इंटीजर, यह है कि नहीं है। और इसी को अगर मैं यहां पर प्रिंट के साथ पास करा दूं, नहीं नन नहीं, तो ये मुझे क्या बताएगा, क्लास इंटीजर। तो ये क्या बताना चाह रहा है, बस ये बताना चाह रहा है कि ये a एक्चुअली एक इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। तो मतलब ये एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है। अभी तक हम इसे वेरिएबल बोलते थे, बट अब भूल जाओ वेरिएबल वर्ड। ये ए एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है। ए क्या है, एक, क्यों है इंटीजर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। अब ए एक मेरा फ्लोट ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये क्लास फ्लोट से बिलोंग करता है, वेरी गुड। अब यहां पर ए एक मेरा यहां पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये मेरा स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है। यानी मैं ये जाना कि यार मैं अभी तक जिनको मैं डेटा टाइप मानता था वो एक्चुअली डेटा टाइप नहीं थे, वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट थे। तो पाइथन में जितने भी पहले से डेटा टाइप मौजूद है उन सबको ऑब्जेक्ट ही बोला जाएगा। और पाइथन में अगर खुद का अपना कोई डेटा टाइप बनाना है तो यानी खुद का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। और खुद का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज करना पड़ेगा क्लास कॉन्सेप्ट। समझ आया, ये स्टेटमेंट रिपीट करूं, क्या स्टेटमेंट, ये खुद का डेटा टाइप बनाना है तो मुझे क्लास कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। सो इट मींस अगर मैं क्लास करके मैं कुछ चीज बना रहा था तो मैं ऑब्जेक्ट तो बना ही रहा हूं, बट उस ऑब्जेक्ट को प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप भी बोला जाता है। तो अगर पहले से कोई टाइप मौजूद है तो ये इनबिल्ट डेटा टाइप्स थे। और अब अगर मैं क्लास के थ्रू कोई बना रहा हूं तो वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हुए। भाई जैसे इनबिल्ट फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन हुआ, ऐसे ये इंटीजर क्या है, इनबिल्ट डेटा टाइप्स, और हम जो क्लास रिमोट बना रहे हैं ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो इन्हें डेटा टाइप्स ना बोल करके इन्हें ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। और ऑब्जेक्ट बोलो चाहे डेटा बोलो चाहे डेटा टाइप्स बोलो, बात बराबर है। ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, वेरी गुड। तो इस कोड को मैंने कर दिया रन, ठीक है। और यहां पर मैंने बोला कि भाई जैसे ए थोड़ी देर पहले अभी क्या था, क्लास स्ट्रिंग था, ऐसे ही मैं कह रहा हूं एक बी नाम से बनाओ। और इस बार ये जो बी बन रहा है ये किसके हेल्प से बन रहा है, रिमोट क्लास के हेल्प से बन रहा है। अब देखना ये मैंने रन किया, कोई एरर आया नहीं। मैंने बोल दिया बी एक रिमोट है, और रिमोट अपने आप में क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है। और बी अपने आप में डेटा टाइप भी है। तो अब मैं चेक करना चाह रहा हूं भाई मुझे ये बताओ कि बी का टाइप क्या है। तो मुझे पता लगा अरे बी का तो क्लास रिमोट है। बट ये मेन क्यों लगा हुआ, मेन का मतलब प्रेजेंट फाइल में रिमोट है। ये रिमोट किसी दूसरे फाइल में भी बन सकती है ना, जब भी मेन लगा रहता है इसका मतलब प्रेजेंट फाइल में। ये याद करो मॉड्यूल के केस में भी मेन लिखा आता था, ठीक है। तो क्लास जब भी आप कोई अपना बनाते हो तो उसके आगे मेन लगा रहता है। मेन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आपने बनाया, नहीं ये कॉल करोगे तब ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। मेन रिप्रेजेंट क्या करता है, आपने बनाया है। अगर सोचो ये मेन नहीं लिखा रहता, ये क्लास रिमोट लिखा रहता, तो ये भी तो बात हो सकती थी कि ये तो इनबिल्ट है। तो डिफरेंस कैसे पता लगे, तो ये मेन से भी पता लगता है डिफरेंस। मेन का मतलब है बंदे ने इस फाइल में बनाया, क्या बनाया, ये क्लास बनाया। और ये क्लास का डेटा टाइप क्या है, रिमोट। और यही क्लास ना बोल करके ये ऑब्जेक्ट भी बोला जाएगा। क्लास कब बोलेंगे, जब बना रहे होंगे।
ऑब्जेक्ट कब बोलेंगे? जब बना चुके होंगे, ठीक है। तो ये बी एक मेरा वेरिएबल नहीं है, अभी तक इसे वेरिएबल बोलते थे। बी एक मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ए के अंदर डॉट लगाऊंगा, टैब बटन लगाऊंगा, तो ए के अंदर बहुत सारे फीचर आ रहे हैं। कैपिटलाइज आ रहा है, केस फोल्ड आ रहा है, सेंटर आ रहा है, काउंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? ए के अंदर ये फीचर इसीलिए आ पा रहा है क्योंकि ए किस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करता है? किस क्लास से? स्ट्रिंग क्लास से। और क्योंकि ए स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है तो ए क्या बन गया? एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन गया। और क्योंकि ए एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन गया तो ए के अंदर वही फीचर आएंगे जो एक स्ट्रिंग के अंदर होते हैं। तो फीचर ऑब्जेक्ट के हिसाब से आ रहे हैं, तो इसलिए प्रोग्रामिंग क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहलाती है, कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्रोग्रामिंग हो रही है। यही ए को मैंने बोल दिया कि अपर केस कर दो, तो खैर नंबर का तो अपर होता नहीं है, बट फिर भी मैं यहां पर ये ले लेता हूं। और यहां मैंने बोला ए को अपर कर दो, तो ये देखिए ये ए क्या कर दिया उसने? अपर कर दिया। ए को अपर क्यों कर पाया? क्योंकि ए के अंदर ये मेथड अपर चल सका। क्यों चल सका? क्योंकि ए एक स्ट्रिंग डेटा टाइप था। अगर यही ए मैंने बोल दिया 78 और अब मैं कह रहा हूं ए को अपर कर दो, तो ये नहीं किया और ये एक एरर दे दिया इसने मुझे, एट्रीब्यूट एरर। भाई ऐसा क्यों हुआ? यही ए थोड़ी देर पहले अपर चल पा रहा था, यही ए थोड़ी देर बाद नहीं चल पा रहा। क्यों? क्योंकि ए बदल गया। ए पहले स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट था, ए अब इंटीजर ऑब्जेक्ट है। और यानी ऑब्जेक्ट के अंदर बिहेवियर उसके डेटा टाइप से आते हैं, यानी उसके क्लास से आते हैं। और क्योंकि बिहेवियर उसके क्लास से आते हैं, उसके ऑब्जेक्ट से आते हैं, और ऑब्जेक्ट के बदलने पर बिहेवियर बदल जाता है, इसीलिए प्रोग्रामिंग कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कि ऑब्जेक्ट बदला, उसका प्रोग्रामिंग बदल गया। ऑब्जेक्ट बदला, उसका बिहेवियर बदल गया। ऑब्जेक्ट बदला, उसका फीचर बदल गया। और हम अपने ऑब्जेक्ट को अपना खुद का फीचर दे सकते हैं। और वो फीचर हमने कैसे दिया? बी हमारा क्या है? यहां पर यहां पर मैंने बी का टाइप चेक किया, तो बी एक हमारा रिमोट है। और अब जब मैं यहां पर बी डॉट टैप बटन प्रेस करूंगा तो ये क्या? ये बी के अंदर कहां से आ गए? ये बी के अंदर ये सारे वही फीचर्स हैं जो हमने दिए थे। तो इससे हमें ये पता लगा कि ऑब्जेक्ट के अंदर फीचर्स आते नहीं है, ऑब्जेक्ट बनने के साथ अपने आप आ जाता है। अगर ये बी कुछ और होता, ये बी को यहां पर मैंने 67 कर दिया, ये क्या? जो मेरा बी था वो तो बदल गया। तो ऑब्जेक्ट के फीचर बदल जा रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट बदल जा रहा है, इसलिए प्रोग्रामिंग कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। है कहाँ लिखा इंस्टेंस? अच्छा ये इस पे आऊंगा, इंस्टेंस क्या होता है और हमारा फंक्शन क्या होता है, आएंगे अभी इस पे, ठीक है। क्योंकि जब हम क्लास बनाते हैं ना, यहाँ सेल्फ करके जो हम वेरिएबल डिक्लेयर्स करते हैं, आएंगे उस पे। तो उधर इंस्टेंस अभी आएगा, वो एडवांस टॉपिक है थोड़ा, ठीक है। ये क्लियर है भाई? अरे मुर्जा भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ वो 4 के बाद का, 4 का पार्ट नहीं है वो। इंस्टेंस अलग है। इंस्टेंस हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया, आपका मेथड्स हो गया, क्लास वेरिएबल्स हो गए, इंस्टेंस वेरिएबल्स हो गए। इनहेरिटेंस अलग है, इंस्टेंस अलग है। हाँ, एक आप जो वर्ड कह रहे हो वो इंस्टेंसिएशन होता है, वो अलग वर्ड है। हाँ, इंस्टेंसिएशन अलग वर्ड है, ठीक है। अरे ये कोई डाउट तो नहीं इसमें? बात क्लियर है, ठीक है। मतलब बी तो कुछ है ही नहीं। बी क्या बनेगा वो डिपेंड करता है बी के आगे क्या लिखा है। भाई मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कोई भी बने, आप बनो, मैं बनूं, या कोई थर्ड पर्सन बने, पावर आप पे नहीं है, पावर उस चेयर पर है। तो सेम एज इट इज बी के पास क्या फीचर आएंगे वो बी डिसाइड नहीं करेगा, वो बी के आगे क्या लिखा है वो डिसाइड करेगा। और जो आगे लिखा होता है उसे बोला जाता है लिटरल्स। लिटरल्स मतलब ऑब्जेक्ट, उसी को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। और इसके थ्रू मैं अपना एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बी एक 67 बनने जा रहा है, जो कि एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है। हाँ हाँ, तो हम बता रहे हैं ना बी इज इक्वल्स टू यहाँ पर रिमोट, और ये रिमोट हमने बनाया है ना, ये कोई नया बंदा थोड़ा ना समझेगा भाई, डेवलपर के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो बैकएंड, ये देखो, ये 67 आप ऐसे भी बोल सकते थे, ऐसे। एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग ऐसे होती है। हाँ, ये ऐसे लिखा जाता है। इससे देखिए पाइथन को इजी बनाया गया है। पाइथन में डेटा टाइप डिक्लेरेशन नहीं होता है, बाकी जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वहां ऐसे ही लिखा जाता है। बेसिक प्रोग्रामिंग में ऐसे लिखा जाता है।
कि इंटीजर b इज इक्वल्स टू 67, तो क्या आप उस टाइम ये नहीं बता रहे थे कि ये b एक ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है मेरा जो इंटीजर से बिलोंग करेगा? पाइथन ने ये काम आसान किया। इट डजंट मीन कि ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, नहीं, वो कॉन्सेप्ट अब भी है। पाइथन में भी ये कर सकते हैं। ये कोड रन करेंगे एरर आ जाएगा पाइथन में, तो ये कोड कैसे रन करें? नहीं, यहाँ ये तो सिंटेक्स एरर है क्योंकि पाइथन ऐसा कोड सपोर्ट नहीं करता। ये वाला रन हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैंने बी रन मारा तो देखो 67 आ गया। ये वाला गलत है क्योंकि पाइथन डायनेमिक सिमेंटिक्स है, इसलिए पाइथन का जो डेफिनेशन आता है, पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनेमिक सिमेंटिक्स। डायनेमिक सिमेंटिक्स का मतलब है कि हमें डेटा टाइप डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ता। मुझे ये नहीं बताना है कि ये 67 इंटीजर है, पाइथन खुद समझ जाता है। दूसरे प्रोग्रामिंग में होता तो मुझे ऐसे लिखना होता। तो क्या पाइथन में क्या डेवलपर ने ये फीचर ही नहीं दिया क्या? बिल्कुल दिया। आप इसको ऐसे लिखो, याद करो हमने फंक्शन में सीखा हुआ है, ऐसे लिखो और ये कोड चल जाएगा आपका। पाइथन घुमा के काम कराता है सीधा। ये देखो, कोई इशू? पक्का? अब मैंने यहां पर बोल दिया, अब यहां पर ध्यान से देखना, तब भी कोई इशू? अब आपसे मैं पूछूं अब्बास, मैं कह रहा हूं बी एक स्ट्रिंग होने वाला है, जबकि दे क्या रहा हूं? 34 क्या है? इंटीजर है। अब यहां पर मैं कह रहा हूं बी को प्रिंट मारो और बी को टाइप को प्रिंट मारो, तो भी क्या आया? इंटीजर। क्यों? क्योंकि पाइथन इसको मानता ही नहीं है। पाइथन कहता है आप समझाने के लिए बता दो कि बी एक स्ट्रिंग होने वाला है, बट मानूंगा किसे? जो सामने लिखा है, क्योंकि पाइथन का डेफिनेशन है डायनेमिक सिमेंटिक्स। पाइथन में वेरिएबल डिफाइन करना नहीं होता। अरे ये तो मैं अभी बता रहा हूं ना, अगर ये नहीं बताता तो आप क्या मानते? नहीं होता है, और पाइथन में इसकी जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये किसके लिए लिखा जाता है? जो पढ़ रहा है, और पढ़ने वाला कोई यूजर नहीं होगा नया बंदा, वो एक जानकार बंदा होगा, उसके लिए लिखा जा रहा है कि बी स्ट्रिंग होना चाहिए। बट आप जानबूझ के 34 करो तो जाएगा 34 ही, क्योंकि यहाँ डेटा वैलिडेशन नहीं लग सकता हमारा। बाकी प्रोग्रामिंग में ये कोड ही नहीं चलता, कोड क्रैश हो जाता। इंटीजर बोला है इंटीजर जाएगा, फ्लोट बोला है फ्लोट जाएगा, लिस्ट बोला है लिस्ट जाएगा, एरे बोला है एरे जाएगा, स्ट्रिंग बोला है तो स्ट्रिंग जाएगा। बोलोगे कुछ और, स्टोर करोगे कुछ और, तो ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पाइथन मेमोरी मैनेज खुद कर लेता है। और बाकी प्रोग्रामिंग में अगर मैं बोल देता हूँ इंटीजर जाने वाला है, तो वो उस मेमोरी में लोकेशन को डिसाइड करता है कि इस लोकेशन में इंटीजर स्टोर करूंगा, और इंटीजर वाले लोकेशन में आप लिस्ट भेज रहे हो तो वो कोड क्रैश करा देता है। राइट? ये सारे देखो, ये सारे डीए पे तो जरूरत ही नहीं है हमें, ये सब कब सीखना रहता है हमें? डेटा साइंस में भी नहीं है रिक्वायरमेंट। देखो डेटा साइंस का पर्पस है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग आगे जाना। ये तब जरूरत है जब आप स्क्रैच लेवल से डेटा साइंटिस्ट बन रहे हो। उसमें आप किसी ऐसे कंपनी के लिए काम करो जहां पर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाना पड़ रहा है डेटा साइंटिस्ट लेवल पर, वहां पर मेमोरी मैनेजमेंट खुद करना पड़ रहा है, वहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास लेवल के कोड वहां लिखोगे, या डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का प्लान कर रहे हैं सीखने का, उधर डेटा एनालिस्ट में तो दूर दूर तक कोई यूज नहीं है इनका। ठीक है, बट कोड समझ में आना चाहिए। ये क्लियर है? तो पाइथन के आगे जो लिखोगे उससे समझेगा कि क्या डेटा टाइप होने वाला है, रेदर देन क्या बता रहे हो, उससे नहीं समझेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर रिमोट ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, आपके मन में ये विचार आया होगा जैसे स्ट्रिंग लिख सकते थे, तो क्या यहां ऐसे नहीं लिख सकते? बी एक रिमोट होने वाला है, और इसको मैंने यहां जानबूझ के क्या बोल दिया 34। कोई एरर आया? नहीं आया। और अच्छा 34 हटा दो, 37 कर दो, 34 ऊपर ले चुके हैं। और बी को मैंने यहाँ प्रिंट मारा, और इसके मैंने टाइप को प्रिंट मारा, तो क्या आया? क्लास इंटीजर। ये मैं बता रहा हूं कि बी एक रिमोट डेटा टाइप होने वाला है। इस तरीके का प्रोग्राम आपने नहीं देखा होगा कि भाई बी कॉलन रिमोट लिखा और 37 मार दिया, जरूरत ही नहीं है। बी कॉलन रिमोट बोल रहे हो तो यहां पर रिमोट बोलो उसे कि ये एक बी रिमोट डेटा टाइप होने वाला है, यानी रिमोट ऑब्जेक्ट होने वाला है, और बन किसके हेल्प से रहा है? रिमोट क्लास के हेल्प से। ये रन किया और देखिए यहां पर 200 चीजें लिखी आ गई, एक तो ये इसके चक्कर में और एक ये इसके चक्कर में। ठीक है, तो क्योंकि इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहां से ये हटा देंगे, बस ये मेन कोड यहां मेरा रहेगा, ये रहा बी और ये रहा बी का टाइप, और यहां मुझे बी प्रिंट की भी जरूरत नहीं है। यहां से हटा दो तो ये प्रॉपर मुझे टाइप बता देगा, और ये आप यहां पर ये शो क्या, ये आपको कॉल कराना तो आप ये कॉल करा सकते हैं। ये जस्टिफिकेशन है। ठीक है, लेकिन ये यूज नहीं होता, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं।
कोई कंफ्यूजन इसमें भाई? नो। इसीलिए कभी कभार अब्बास जब हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करते हैं ना, जैसे हम यहाँ पर ये लिखते हैं हेलो माय एज इज, यहाँ पर मैंने लिखा 24 ऐसे करके, ठीक है, ईयर्स ओल्ड ऐसे मैंने लिखा, और इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने प्रिंट मारा, तो ये यहाँ मैंने क्या लिया, इसे एफ स्ट्रिंग लिया, तो ये 24 आया कि नहीं आया? तो इस 24 क्योंकि ये इंटीजर है, तो इस इंटीजर के बगल में मैं और इसके साथ खेल सकता हूँ, इसे कहते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का ही पार्ट होता है। इस 24 को ही मैं बोल सकता हूँ कि भाई 2 डेसिमल प्लेस पे ले लेना, तो 24:.2f, एफ मतलब फ्लोट डेटा टाइप उठाओ, कितने प्लेस पे, 2 प्लेस पे उठाओ। अब कॉमन सी बात है, आप ये str तो नहीं बोलोगे, कोई कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन आप ये बोल सकते थे। लेकिन यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि 24 उठा रहे हो, बोल str रहे हो, और यहां पर क्या हो गया, मामला फंस गया कि भाई ऐसे आप कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन सी बात है, str ले रहे हो तो str वैसे ही ले लो, लेकिन आप यहाँ इसके अकॉर्डिंग 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस आप ऐसे यहाँ पर कॉल कर सकते थे। ये वही कॉन्सेप्ट है जो उस टाइम, याद करिए, जब हम राउंड चला रहे थे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट यही था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से चीजें जुड़ी हुई है हमारी। तो हमने क्लास बनाना सीखा, और हमने ये जाना कि बी के अंदर ये सारे फीचर्स कहां से आए, ये सारे फीचर्स इसीलिए आए क्योंकि हमने बनाए। तो इसका मतलब क्या मैं ये निकालूं कि ये जो, अगर मैं डी लिस्ट बनाता हूं, डी के अंदर ये जो मेथड्स आते हैं जिन्हें फीचर्स कहा जाता है, ये किसने बनाए थे, ये डेवलपर्स ने बनाए थे। इसका मतलब एक लिस्ट नाम का एक क्लास होगा, और उस क्लास के अंदर ये सारे फंक्शन होंगे। जैसे हमने यहाँ पर बी नाम का एक क्लास, रिमोट नाम से क्लास बनाया और उसके अंदर फंक्शन बनाए, वही तो आ रहे हैं ना, वॉल्यूम अप है, वॉल्यूम डाउन है, ऑन है, ऑफ है, म्यूट है और चेंज चैनल है। यहाँ पर अगर मैं इसे मैं यहाँ पर ऑफ कर दूं, वॉल्यूम डाउन को मैं ऑफ कर दूं और इस कोड को दोबारा चलाऊं, और यहाँ पर मैं बी डॉट टैब बटन करूं, तो देखो नहीं है। मैं पूरा कंट्रोल ले सकता हूं, मैं बोल सकता हूं फंक्शन रहेगा तो उधर, बट चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि कमेंट आउट कर रखा है मैंने। ये बात क्लियर है ना? तो ये फायदा रहता है प्रॉपर प्रोग्रामिंग सीखने का, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड लिख दो और यूज जितना करना उतना ही करो, तो प्रॉपर हम कंट्रोल ले सकते हैं। गाइस यहां तक क्लियर है? ठीक है। लेकिन अब बस एक बहुत बड़ा ब्लंडर है इसमें। मैंने यहां पर क्या बोला, C इज इक्वल्स टू रिमोट, और ये यहां से कल हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग। सी में मैंने बोला कि यार ऑन नाम का फंक्शन चलाओ, ठीक है, और जब भी कोई फंक्शन वहां बना था तो वो ब्रैकेट लगा था, तो फंक्शन यहां बुलाएंगे तो यहां भी ब्रैकेट लगाएंगे। ये क्लियर है? इसको चलाया और ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, और ये एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? मैं कह रहा हूं सी को ऑन करो, या मैंने यहां पर बोला कि mi नाम का एक रिमोट है, mi नाम का क्या है एक, और इस mi को क्या करो, लेकिन क्या कह रहा है कि रिमोट नाम का क्लास और उसमें ऑन नाम का फंक्शन 0 आर्ग्यूमेंट लेता है, बट हमने क्या कर दिया, 1 दे दिया। भाई हमने तो कुछ नहीं दिया यहां पर, एक कहां से आ रहा है ये? अच्छा, अगर मैं यहां कुछ लिखता हूं तो अब क्या बोलेगा, 0 लेता है, और आपने कितना दे दिया, 2, लेकिन दिया तो मैंने 1 है। इट मींस अगर मैं यहां कुछ नहीं पास कर रहा हूं तो कुछ तो है जो अपने आप पास हो रहा है। मैं नहीं भी दे रहा हूं तो भी क्या हो रहा है, अपने आप पास हो रहा है। ये सबसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट है पूरे पाइथन में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में है। नहीं, कंस्ट्रक्टर का आऊंगा, वो सब क्या है, वो अलग है, ठीक है। मतलब मैं ये समझा कि अगर मैं इस क्लास के कोड को मैं थोड़ा सा कॉपी करके नीचे ले आता हूं, क्योंकि बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है, बस ठीक है इतना। मैं ये समझा, अगर मैं एक क्लास बनाता हूं और उस क्लास के अंदर मैं फंक्शन बनाता हूं और उस फंक्शन को मैं चलाऊं, जरूरी नहीं है ऑन, मैं यहां पर म्यूट चलाऊं तो भी वही एरर है, मैं यहां पर ऑफ चलाऊं तो भी वही एरर है, देखो सेम एरर है। यहां पर मैंने चेंज चैनल चलाया तो भी वही एरर है। भाई सवाल ये है, मैं पास तो कुछ कर नहीं रहा हूं, तो ये एक जा कहां से रहा है ना? ये एक वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं है? तो एक्चुअली में क्या होता है यहां पर, ये जो भी फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर ये जो क्लास है, इसको इसके नीचे लिख देने से ही ये बाइंड नहीं हो जाता है।
इसको इसके साथ कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है। इसके अंदर लिख दिया डजंट मीन ये बाइंड हो चुका है। हर एक फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली क्लास क्या करता है, अपने नाम को पास करा देता है। क्या कर देता है? ऐसे पास करा देता है, ऐसे अपने आप। ये मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा रहा हूं, ये काम पाइथन अपने आप कर लेता है, बताता नहीं है, ये इंटरनली अपने आप कर लेता है। ये क्या करता है? अपना नाम पास कर लेता है। और ये नाम ये रिमोट पास नहीं करता। अब हो गए, ये क्या हैरानी की बात है। ये नाम ये पास करता है, जो ये नाम जिसको बना रहे हैं, जो दे रहे हैं नाम, उसको पास कर लेता है अपने आप। तो ये mi किसके अंदर अपने आप पास हो गया? इसके अंदर अपने आप पास हो गया। अगर मैं यहां पर ऑन नाम से फंक्शन यूज कर रहा हूं तो इस ऑन के अंदर क्या अपने आप पास हो जा रहा है? mi पास हो जा रहा है। ये इसीलिए पाइथन करता है क्योंकि इससे और इससे फिर ये बाइंड हो जाता है। लेकिन ये जब क्योंकि अपने आप पास करता है और मैंने ऐसा कोई गेट नहीं बना रखा है कि ये पास हो जाए, तो वो तो जबरदस्ती पास कर रहा है उधर। और ये मैंने बोला ये फंक्शन कुछ लेता नहीं है। क्या इस ऑन नाम के फंक्शन में मैंने ऐसा जगह रखा है कि यहां कुछ आ सके? क्या मैंने बोला ये कोई आर्ग्यूमेंट ले सकता है? इस फंक्शन के अंदर कुछ लिखा है मैंने, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकता। लेकिन ये जबरदस्ती पास तो होके रहेगा। तो एरर आएगा कि नहीं आएगा? और ये एरर यही आ रहा है। अब बात, ये एरर समझ पा रहे हो? ये बहुत ज्यादा ट्रिकी है। पूरे पाइथन में फ्रेशर यहीं फंसते हैं। ठीक है, अभी समझेंगे। ऑब्जेक्ट कॉल करता है फंक्शन को, तो वो अपने साथ एक अपना अंदर बाइंड करने के लिए हाँ, उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास, उसी ऑब्जेक्ट को पास करता है। ये बताएंगे अभी वही ऑब्जेक्ट क्यों है। हाँ, वो दी जा रही है। लेकिन हमने ऐसा फंक्शन को नहीं बता रखा है कि सामने वाला एक बंदा आएगा। कहने का मतलब है, आप ट्रेन में चढ़े और ट्रेन में जैसे ही आप चढ़ोगे टीटी अपने आप आ जाएगा, लेकिन आपने उसके लिए सीट नहीं रखा तो गुस्सा हो जा रहा है। तो कोई भी बंदा आएगा तो मेन जो टीटी बंदा है वो आना ही आना है उसके पास। लेकिन आपको रेडी रहना है कि ये बंदा आना है, तो उसके लिए पहले से रेडी रहोगे ना। तो इस फंक्शन के अंदर में मुझे कुछ बताना पड़ेगा ना कि कुछ आ रहा है। तो जब भी फंक्शन बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं, अगर कोई कुछ आगे पास कराना है तो पैरामीटर बना देते हैं। तो मैंने ऐसी क्या नाम दे दिया कि कुछ भी टेम्परेरी आने वाला है, ये नाम टेम्परेरी लिख दिया। देखिए जरूरी नहीं है आप टेम्परेरी नाम दे, कुछ भी जो आपका मन कर रहा है। मैंने यहाँ बोल दिया यहाँ अब्बास आने वाला है, क्योंकि भाई ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, ये एक जस्ट जगह का नाम है, सीट का नाम है। चैनल चेंज में मैंने क्या बोल दिया? हैरी आने वाला है। अरे ये बात क्लियर है? इधर मैंने बोल दिया आर आने वाला है, इधर मैंने बोल दिया ए बी आने वाला है, इधर मैंने बोल दिया पुअर आने वाला है। आप सोच रहे हो कि मैं ऐसे ऊट पटांग क्यों लिख रहा हूँ? सारी चीजें क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कोई एक बंदा आने वाला है। अब वो किस नाम से आ रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। भाई टीटी टीटी के ड्रेस में आया चाहे ना आए, बस वो आने वाला है। तो वो टेम्पररी नाम भी हो सकता है, अब्बास भी हो सकता है, हैरी भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, पाइथन भी हो सकता है। ये लो यहाँ पाइथन ही लिख दिया मैंने। ये क्लियर है? अब क्योंकि मैंने बोल दिया कि इस ऑन के अंदर एक बंदा आने वाला है, और यहां मैंने ऑन नाम के फंक्शन में एक जगह पहले से बना रखी है कि वो टेम्पररी के पास जाके बैठ जाएगा, और जैसे ही इस कोड को रन करूंगा मेरे सामने आंसर आ जाएगा। टीवी ऑन हो चुका है क्योंकि मैंने उस बंदे को जगह दे दिया आने के लिए। ठीक है, यहां पर मैंने बोल दिया ऑन नहीं, क्या करना है देखिए, टीवी क्या हो चुका है ऑफ। यहां मैंने बोला चैनल को चेंज करो, तो क्या कह रहा है मुझे? चैनल नंबर कह रहा है कि नहीं कह रहा है? यहां और मैं क्या क्या यूज कर सकता हूं? म्यूट, तो देखो क्या कह रहा है। और क्या कर सकता हूं? वॉल्यूम अप, तो क्या कह रहा है? वॉल्यूम अप। क्या मेरे सारे फंक्शन काम कर रहे हैं? बिल्कुल। मैंने जानबूझ के एक बंदे को धोखा दे दिया। मैंने बोला वॉल्यूम डाउन कुछ नहीं लेता है, लेकिन ये बात मैं जानता हूं कि आपके कहने से कुछ नहीं लेगा, वो तो लेके रहेगा। और जैसे ही रन करूंगा तो देखो क्या एरर आ रहा है, पोजिशनल आर्गुमेंट एरर। बट अब बस थोड़ा सा सोचो यार, ये क्या सेंस हुआ भाई? कल को कोई मेरा थर्ड डेवलपर ये कोड देखेगा, सेकंड डेवलपर, वो सोचेगा रिमोट बनाया ठीक है, ये क्या लिख के बैठा है? कुछ भी लिख के बैठ गया है तो बंदा, कोई सेंस बन रहा है इसका? कोई तुक है, कोई यूज है इसका? नहीं। इसीलिए पाइथन ने बोला कि इसको एक प्रॉपर तरीके से लिखा जाए, सिंटेक्स एक उसका सेम रखा जाए, क्योंकि ये फंक्शन खुद को ही पास करता है। क्योंकि ये फंक्शन ऑन क्या करता है, म्यूट क्या करता है, खुद को पास करता है। चेंज चैनल क्या करता है, और खुद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? सेल्फ। इसीलिए पाइथन में जो भी फंक्शन बनाएंगे उन सब में क्या नाम लिखा रहेगा? सेल्फ। अगेन बता रहा हूं, ये रटने वाला चीज नहीं है, ये समझने वाली चीज है। इसके अलावा कोई वेरिएबल पास करेंगे तो उसका अलग नाम होगा। हाँ वो आते हैं उस पर, वो क्या है? सेल्फ का मतलब है कि कोई एक बंदा आने वाला है, वो बंदा वही है जो जो बनाया हमने, वही आने वाला है। सेल्फी क्यों नाम रखा?
क्योंकि एक सिंटेक्स मेंटेन रहे। नाम तो कुछ भी रख सकते थे, ये बात बताया है ना मैंने, भाई सेल्फ नाम नहीं रख करके लो मैंने सेल्फी बोल दिया, कोड तो तब भी चलेगा मेरा, बट जो डेवलपर कोड देखेगा सेल्फी किस में रखा है, ऑफ में। यहाँ ये मैंने रन किया और यहाँ मैंने बोला mi डॉट क्या हो जाओ ऑफ, कोड तो तब भी चलेगा, बट सेल्फी से कोई सेंस नहीं बन रहा ना। तो डेवलपर्स ने बोला भाई सेम पैटर्न यूज करो, तो क्या है वो सेम पैटर्न, सेल्फ। ये क्लियर है? अब बात बस 2-3 मिनट का कोड और फिर क्लोज करते हैं आज का, है ना। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला कि इस फंक्शन में खुद ही को पास करता है, ये तो वर्बल स्टेटमेंट दिया, इस बात का प्रूफ क्या है कि खुद को पास करता है ना। आपको पता है पाइथन में अगर यहां पर दो बंदे एक ही नाम से हैं तो उनका आईडी क्या होगा, सेम होगा। आईडी क्या होगा दोनों का, सेम होगा, क्योंकि दोनों के आगे क्या वैल्यू असाइन है, मतलब जी और एच है, वो नाम अलग अलग है बट मेमोरी एलोकेशन एक है। और मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि ये फंक्शन इसको पास करता है, किसको, खुद को। तो क्योंकि ये पैरामीटर के फॉर्म में आ रहा है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता यार एक काम करो जरा मुझे आईडी बता दो, किसका, सेल्फ का। और ये नाम सेल्फ क्यों रख रहा हूं, क्योंकि सेल्फ नाम से बुलाया, सेल्फी नाम से बुलाएंगे तो क्या रखेंगे, सेल्फी। यहां चलो इसको मैंने चेंज चैनल को सेल्फी बोल दिया, ये क्लियर है? अरे कोई डाउट तो नहीं इसमें? इसे रन किया, अब देखना कितना अच्छा कोड आएगा इधर। और यहां मैंने ऑन वाला कहां है कोड मेरा, ऑन वाला कहीं यूज नहीं किया। यहां मैंने mi डॉट मैंने क्या बोला, ऑन, तो मेरे पास एक क्या लिखा आया, आईडी, सेल्फ की आईडी है। किसकी आईडी है, सेल्फ की आईडी। और मैंने किस में पास किया था, देखिए सेम है ना। बट मैं कह रहा हूं कि ये तो सेल्फ की आईडी है या सेल्फी की आईडी है, जो भी है। और ये बात मैं कह रहा हूं कि ये सेल्फ और सेल्फी कुछ नहीं, ये यही है। और ये मतलब ये रिमोट का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हो रहा है वो पास होता है उसके अंदर। तो क्या मैं अब बात ये कह सकता हूं कि मुझे एक काम करो, मुझे बताओ आईडी ऑफ mi क्या है, खाली mi की आईडी बताओ। और मैंने क्या पाया, mi की आईडी ही सेल्फ की आईडी है, तो मतलब सेल्फ क्या है, mi है। और mi जरूरी नहीं mi होगा, उसका नाम c कर दोगे तो c ही होगा। यहां पर मैंने बोल दिया कि भाई f इज इक्वल्स टू रिमोट, तो एक्चुअली f के अंदर अगर मैं चैनल चेंज कर रहा हूं तो f को ही पास कर रहा है। यहां पर सेल्फ की आईडी वही आई है, और प्लस यहां पर मैंने आईडी ऑफ f चेक किया तो भी मेरे पास क्या है, सेम आंसर है। ठीक है, तो यानी अगर मैं समझू कॉन्सेप्ट को तो वो खुद को बाइंड करने आने के लिए वो खुद ही को पास कराता है, और वो बाइंड हो चुका है उससे। क्यों बाइंड हो चुका है रीजन बताऊंगा कल, ठीक है। कारण, क्योंकि आप अगर ऑब्जर्व करेंगे mi का आईडी अलग है और f का आईडी अलग है। क्यों खुद से बाइंड कराता है उसका एक बहुत अच्छा रीजन है, एक बार एक्सप्लोर करके आना, ठीक है। तो यहीं पर मैं ये क्लास फिलहाल वो करता हूं, रिकॉर्डिंग स्टॉप।